गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन, ओजोन अपक्ष से। हम वायु प्रदूषण पढ़ रहे थे और वायु प्रदूषण के विभिन्न परिणाम, उसके इफेक्ट्स देख रहे थे। उसमें ओजोन डिप्लेशन भी एक प्रकार का उसका इफेक्ट है, उसका प्रभाव है। तो ओजोन अपक्ष से जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, वो हमारी क्या करती है? रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है। किससे? यूवी रेज से। जो अल्ट्रा वायलेट होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, डेंजरस जो अल्ट्रा वायलेट्स रेज होती है, उनसे हमारा प्रोटेक्शन करती है, रक्षा करती है। तो इसको ओजोन डिप्लेशन को देखने से पहले जो यूवी रेज होती है उसकी हमें टाइप्स देखने चाहिए। ओजोन परत है वो यूवी रेज से रक्षा करती है। तो यूवी रेज की जो वेव लेंथ देखें, तरंग दैर्ध्य देखें, तो वो कितनी होती है? 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर होती है। इसके यूवी रेज के भी फर्दर डिवाइडेशन किए गए हैं, इसके भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं, बहुत सारे के किए गए हैं। ये एक थोड़ा सा इनफॉर्मल क्लासिफिकेशन है जो थोड़ा सा पॉपुलर है। यूवी सी, यूवी बी और यूवी ए, ये तीन में क्लासीफाई किया हुआ है। ये आप देख रहे हो यूवी सी है वो 100 से 280 नैनोमीटर है, 100 टू 280 नैनोमीटर है। तो आप कहोगे कि ये 10 से 100 वाला कहाँ गया? तो इस क्लासिफिकेशन में 100 से शुरू है। एक्सट्रीमली एक्सट्रीम यूवी होती है वो 10 से 112 नैनोमीटर में हम क्लासिफाई करते हैं। पर ये एक थोड़ा सा पॉपुलर क्लासिफिकेशन है। तो इसमें यूवी सी है वो 100 से 280 नैनोमीटर है। फिर यूवी बी है 280 से 315 नैनोमीटर है, 280 टू 315 नैनोमीटर। फिर आगे देखेंगे तो 315 टू 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर है। इसके बाद यूवी के बाद में कौन सा आता है? अल्ट्रा वायलेट, वायलेट कलर आता है। तो जो विजिबल कलर होता है, दृश्य प्रकाश होता है, वो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 टू 700 नैनोमीटर आता है। फिर वायलेट से शुरू कलर होता है विब ग्योर, 7 कलर होते हैं दृश्य प्रकाश में। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो विब ग्योर वायलेट से शुरू हुआ, रेड तक गया। रेड के फर्दर आगे क्या? रक्त के आगे क्या? अवरक्त। रेड के आगे क्या? इंफ्रारेड। इधर वॉयलेट से पीछे क्या? अल्ट्रा वॉयलेट। तो इस तरीके से आगे इनका तरंग दैर्ध्य है, वेव लेंथ है, वो बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम देखें यूवी सी। यूवी सी है ये ज़्यादा डेंजरस है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ज़्यादा डेंजरस। जैसे जैसे दृश्य प्रकाश में जाएंगे, विजिबल में जाएंगे, वो तो हमारे लिए फायदेमंद है। तो यूवी सी है ये, इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। जितना तरंग दैर्ध्य कम होगा, वेवलेंथ कम होगी, उतनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हम जानते हैं। तो तरंग दैर्ध्य कम, फ्रिक्वेंसी या आवर्ती ज़्यादा। ये हार्मफुल होती है, मतलब हमारे लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। टोटली एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर इसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब है, अवशोषित है, वो कर लेती है। फिर आती है ओजोन यूवी बी लेयर, सॉरी यूवी बी रेज। ये हार्मफुल होती है, 95% एब्जॉर्ब हो जाती है O3 लेयर से। इससे हमारे शरीर पे सनबर्न वगैरह हो जाती है। फिर आती है यूवी ए। यूवी ए है कि हार्मफुल नहीं होती, 315 से 400 नैनोमीटर पे ये अर्थ स्पेस पे पहुंच जाती है, ओजोन लेयर को बाईपास करते हुए पहुंच जाती है। और ये क्या करती है? एजिंग इफेक्ट लेके आती है। आप जैसे बूढ़े होते हो तो झुर्रियाँ आती है, रिंकल्स आते हैं, तो ये एजिंग का प्रभाव है, यूवी से होता है। हालांकि यूवी है वो थोड़ा सा हमारे स्टेरिलाइजेशन का भी काम करती है, विटामिन डी फॉर्मेशन का भी काम करती है। तो आप धूप सेकने जाते हो तो विटामिन डी का फॉर्मेशन है वो इसी से होता है। और थोड़ा बहुत जैसे बैक्टीरिया वगैरह है तो स्टेरिलाइजेशन का काम भी यूवी करती है। यूवी के माध्यम से हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह का। यूवी चैम्बर्स है, डेंटिस्ट या दूसरे जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो इक्विपमेंट को यूवी चैम्बर में डाल देते हैं और उससे स्टेरिलाइजेशन भी होता है। और उनमें जो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकदम से कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर टोटली यूवी का 98% एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है। तो 98% एब्जॉर्ब हो गया।
फिर कुछ आ रहा है, तो ओजोन लेयर हमारा क्या कर रही है, रक्षा कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है हानिकारक यूवी रेज से, जो हार्मफुल, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हमारी रक्षा कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। अब जो ये ओजोनोस्फीयर है, ओजोन लेयर है कहाँ पे, हम बोल रहे हैं ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर है समताप मंडल के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। किसके अंदर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है। और स्ट्रेटोस्फीयर की आप जानते हो कितनी होती है, 15-16 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर तक होता है ये लगभग। उसमें भी अब ये समताप मंडल के कौन से भाग में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर के कौन से भाग में ओजोन लेयर होती है। तो जो ओजोन लेयर का जो मैक्सिमम जो एक्सपांसन है, मतलब उसकी जो मोटाई ज़्यादातर जो है वो है 15 से 35 किलोमीटर, 15 to 35 किलोमीटर। ये सवाल भी पूछा हुआ है, पूछते हैं कि ओजोन लेयर कहाँ से कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक होती है, तो 15 to 35 किलोमीटर होती है। या फिर आप कहोगे लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, निचले समताप मंडल में होती है, तो निचले समताप मंडल में होती है 15 to 35 किलोमीटर होती है। अब ये ओजोन लेयर होती है, इसकी एक कुछ मोटाई होती है, और इस निश्चित मोटाई से ये नीचे चली जाए तो ये इसको बोलते हैं ओजोन परत है पतली हो गई है। क्या हो गई है, पतली हो गई है। उसकी थिकनेस है वो कम हो गई है, पहले थिकनेस ज़्यादा थी और पतली होना का मतलब थिकनेस कम हो गई, उसकी मोटाई कम हो गई। तो ये जो मोटाई है वो कम हो रही है। तो इसको मापें कैसे भाई, इसका कोई मापने का हमारे पास होना चाहिए कि भाई इसको मापा कैसे जाए। तो पहले तो भाई ओजोन लेयर है भाई, ये है हमारी रक्षा करती है, ठीक है। पर जब 1985 में साउथ पोल पे, दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन होल डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा इसकी खोज की गई, ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा, ब्रिटिश साइंटिस्ट द्वारा इनकी खोज की गई। उनके सर्वे से पता लगा कि दक्षिणी ध्रुव पर एक छेद बन गया है, छेद यानी कि ओजोन होल। अब ओजोन होल कोई वाकई में होल नहीं है, वो ये कह रहा है कि वहां पे ओजोन की लेयर है वो पतली हो गई है। और ये दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है, पहले ये माना जा रहा कि दक्षिणी ध्रुव पे भी हुआ है, पर बाद में पता चला कि उत्तरी ध्रुव पे भी ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। तो जो ध्रुवीय होल या पोलर ओजोन होल दिखते हैं, अंटार्कटिका भी दिखते हैं और आर्कटिक पे भी दिखते हैं, अलग अलग समय में दिखते हैं। थोड़ा सा दक्षिणी ध्रुव वाला है, साउथ पोल वाला ज़्यादा प्रभावी है, ज़्यादा वहाँ पे थिकनेस कम हो जाती है। इसमें जो ब्रिटिश वैज्ञानिक ही पूछा जाता है कि कब मतलब ये खोज की गई, तो 1985 में की गई। और कौन से वैज्ञानिकों द्वारा की गई, ब्रिटिश द्वारा की गई। ये दो सवाल अभी तक पूछे गए। इनमें कुछ वैज्ञानिकों के नाम है मैंने लिखे हैं, ये कभी पूछे तो नहीं गए हैं बट ठीक है मैंने लिख लिए हैं। जोसेफ फारमैन, ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैकलिन, ये इनके कुछ नाम है। बस इतना ही पूछा गया है अभी तक जो भी पेपर्स आए हैं उसमें, ब्रिटिश वैज्ञानिक और 1985। अब है कि ये जो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो O2 यानी कि क्या होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है O2। ये जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें यूवी, जब यूवी इसके साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, दो ओ बनाती है, दो ओ बनाती है, न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर ऑक्सीजन है एक तरह की। तो ये जो O है O2 के साथ फिर से यूवी रेज में क्रिया करता है, O3 बनाता है। ये O3 जनरली अनस्टेबल होती है, हमारे जो पृथ्वी पर सौर मंडल वगैरह में ये बनती है तो ये अनस्टेबल होती है, अस्थायी होती है, ये वापस क्या है O3 है O2 में टूट जाएगी, ये अनस्टेबल होती है। अब जो ये ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट्स होते हैं, जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस ओजोन परत को तोड़ते जाते हैं। क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं, उसको डिप्लेट करते जाते हैं, उसका अपक्षय कर दे जाते हैं, इसलिए नाम बढ़ गया ओजोन अपक्षय। तो ओजोन अपक्षयकारी एजेंट्स, ओजोन अपक्षयकारी जो एजेंट्स है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले शीतलक के रूप में यूज होता था, किस में यूज होता था, शीतलक के रूप में। शीतलक यानी कि कूलिंग एजेंट्स, जो कूलिंग एजेंट्स होते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, तो ये पहले जो कूलिंग एजेंट्स यूज किए जाते थे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन किए जाते थे, फिर बाद में हमने इनको बंद कर दिया।
तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये कूलिंग एजेंट्स यानी शीतलक, प्लास्टिक का जो फॉर्म आता है उसके अंदर, या फिर कंप्यूटर पार्ट्स की क्लीनिंग के अंदर यूज होता है, और ये क्या करता है, ओजोन डिप्लेशन करता है। इसके अलावा हेलो कार्बन, हेलो कार्बन क्या है, हेलोजन, हेलोजन का एक ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी होती है, बहुत सारे एलिमेंट है, तो उन एलिमेंट की केमिस्ट्री के अंदर एक सारणी होती है, टेबल होती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी। उसमें एक ग्रुप होता है जिनको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन ग्रुप के साथ में कार्बन जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं हेलो कार्बन। हेलो आ गया हेलोजन से और कार्बन उसके साथ है, तो कार्बन का कंपाउंड, कार्बन का यौगिक मतलब कार्बन का कंपाउंड और हेलोजन युक्त है, उसके साथ क्या है, हेलोजन है, तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन। अब हेलोजन का ग्रुप कौन सा है, इसको हम याद कर देते फक्कल बिरिएट से, मतलब एक जैसे अलग अलग ग्रुप होते हैं उनको हमें याद करना पड़ता था केमिस्ट्री में, तो उसका ग्रुप है फक्कल बिरिएट। एफ से क्लोरीन, Cl से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एटसीन वगैरह कुछ बोलते हैं, इनके नाम आप देख लेना। जनरली ये यहाँ तक ही मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटसीन, ये 4-5 कंपाउंड है, इनके कार्बन के साथ जो कंपाउंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलो कार्बन। तो ये हेलो कार्बन है, ये क्या करते हैं, रिलीज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये रिलीज करते हैं, और ये क्लोरीन वगैरह है ये अल्टीमेटली क्या करती है, अल्टीमेटली ओजोन का डिप्लेशन करती है, ओजोन का जो अपक्षय करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो था ही, फिर बाद में हमने इसको रिप्लेस किया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर, ये भी नुकसान पहुंचाता है। फिर हेलोन्स, हेलोन्स है वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रो ब्रोमीन, ये फ्लोरीन हो गया, तो अभी देख रहे थे हम ब्रोमीन, और ये भी एक तरह के क्या है, हेलो कार्बन ही है, तो ब्रोमीन भी आ रहा है, फ्लोरीन भी आ रहा है, कार्बन भी साथ में आ रहा है। फिर ये देखो, ये देखो कार्बन है और ये फिर क्या आ रहा है, CCl, क्लोरीन क्या है, ये भी साथ में वही हेलोजन ग्रुप आ रहा है। तो हेलोजन और कार्बन, हेलोजन और कार्बन, हेलोजन और कार्बन। इसके अलावा NOx, जो नाइट्रोजन जिसमें डाइऑक्साइड वगैरह ये सारे होते हैं, ये सारे भी क्या करते हैं, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि हमने इन चीज़ों को तो रखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि भाई ये एजेंट्स है, इनका प्रोडक्शन नहीं। इस पे जो NO पे है, इस पे कोई हमने उस पे मतलब फाउंडेशन है डाला नहीं है, बाकी सारों को तो रखा है। अब ये डिप्लेशन की मैकेनिज्म है, इनको दिया किसने था, मोलिना, कर्टजेन और एक रोलैंड नाम के दो साइंटिस्ट है, इन्होंने डिप्लेशन की मैकेनिज्म है, जो ओजोन अपक्षय की जो क्रिया है उसको समझाया था। इन्होंने कहा कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरो यानी कि क्लोरीन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन, कार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जब HV गिरता है, जब यानी कि UV रेज आती है, सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो इसमें क्लोरीन रिलीज हो जाता है, इसको बोलते हैं मुक्त क्लोरीन, हिंदी में बोलते हैं मुक्त क्लोरीन, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। फ्री रेडिकल है ये, फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, यही सबसे घातक होता है, जो ये फ्री रेडिकल है क्लोरीन या ब्रोमीन का, ये ज़्यादा हानिकारक होते हैं, जिसमें भी मेनली क्लोरीन। तो ये क्लोरीन अलग हो गया और CF2Cl बन गया, फिर Cl ये O3 से क्रिया की, तो ClO यानी कि क्लोरीन O, ये भी फ्री रेडिकल है इसका, ये भी फिर फर्दर इसमें O में जाएगा और Cl बना देगा, यानी कि ये वापस बना देगा Cl, और फिर Cl यहाँ से ऐसे, तो ये लगातार ClO3 बना, ClO2 बन गया, ये फिर Cl आया O3 के साथ, फिर लगातार ये चेन रिएक्शन बन जाती है, क्या बन जाती है, चेन रिएक्शन बन जाती है, कंप्लीटली चलती ही रहती है। और एक तरह से क्लोरीन क्या है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, क्लोरीन यहाँ आया, फिर ये बना दिया, फिर ये वापस Cl बन गया, तो एक तरह से कैटालिस्ट उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है क्लोरीन, ये जो फ्री क्लोरीन है, फ्री क्लोरीन कह सकते हैं, तो ये फ्री क्लोरीन कर रहा है इसमें। अब इनकी कुछ उम्र है वो अलग अलग होती है, आप चाहो, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए कि भाई किसकी उम्र है वो ज्यादा होती है, उम्र से मतलब जो ज्यादा समय तक समताप मंडल के अंदर रहे, तो ये हमने ये बहुत सारे ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट्स तो देखे, पर इन ओजोन डिप्लेटिंग एजेंट्स कोई है वो 100 साल रह रहा है, कोई है वो 120 साल रह रहा है, तो जितना 100 साल रहेगा तो 100 साल उसको नुकसान पहुंचाएगा, 100 ईयर्स उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप चाहें तो इनकी उम्र है, एज है, वो भी याद कर सकते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा
मतलब आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, तो मैंने जो है वो लगभग पूरा लिख लिया है। ये आप उम्र है, आप उनकी देख सकते हो। ये आपका एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा अगर आप देखते हैं तो। अब बात करें कि इसका मेजरमेंट कैसे करें। हमने देखा कि ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, उसका ओजोन का अपक्षय हो रहा है, पर इसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, इसको मापा कैसे जाए। तो ओजोन लेयर को मापने के लिए डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ये सवाल भी पूछा गया है नेट के एग्जाम में। ओजोन को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। और जो यूनिट है वो है डॉप्सन, डीयू से भी बोलते हैं। और एक डीयू कितने बराबर होती है, ये डॉप्सन मानते हैं। एक डॉप्सन यूनिट है वो कितने बराबर होती है, तो ये होती है 0.01 mm की मोटाई। वो भी धरातलीय दबाव पर, जो सरफेस पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसी प्रेशर पे हम मतलब उसके इक्विवेलेंट मानते हैं, उसके बराबर मानते हैं। उस प्रेशर पे जो ओजोन लेयर की जो मोटाई होगी 0.1 मतलब 0.01 कह सकते हो, 0.01 mm की मोटाई होगी, वो होगी ये। हम मापते वहां हैं पर उसको इक्विवेलेंट करके ऐसे इसमें रीडिंग लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट एक डॉप्सन यूनिट होती है। अब सामान्यतः कितनी होती है एक ओजोन लेयर की, ओजोन लेयर की मोटाई होती है 300 डॉप्सन यूनिट। कितनी होती है, 300 डॉप्सन यूनिट होती है, वो होती है ओजोन लेयर की। और अब हम इसमें ओजोन हॉल कब कहेंगे, ओजोन हॉल होगा तब ये हो जाएगी 220 डॉप्सन यूनिट से कम, तब हम कहेंगे ओजोन हॉल हो गया। तो ये सवाल भी पूछे गए हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर भी पूछे गए हैं। कौन से, कि भाई ओजोन लेयर की कितनी मोटाई होती है, 300 डॉप्सन यूनिट। और ओजोन होल हो जाता है, ओजोन के अंदर छिद्र हो जाता है, तब कितनी हो जाती है। ओजोन छिद्र मतलब एज सच कोई छिद्र नहीं हो रहा है, उसकी मोटाई कम हो रही है, ये ध्यान रखना। छिद्र मतलब पूरा का पूरा हॉल नहीं हो गया है, उसकी मोटाई में कमी हो रही है, उसको हम लेमैन लैंग्वेज में, एक सामान्य लैंग्वेज में ओजोन हॉल या ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। अब गर्मियां होती है। अब एक्चुअली क्या है, ये ध्रुव के ऊपर ही क्यों बन रहा है, पोल के ऊपर ही ये ओजोन हॉल क्यों बन रहा है। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें गर्मियां, सर्दियां और सर्दियों के बाद जो बसंत आता है, सर्दी की ऋतु के बाद आप देखते हो बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो ये जो फूल खिलते हैं इस ऋतु को कहते हैं बसंत। बसंत आया झूम के, तो बसंत में बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो ये जो सर्दियों के बाद आता है, ध्यान रखना। तो जहां पे भी सर्दियां आप देख रहे हो कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां अलग होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां अलग होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है वो, मतलब सीजन्स है वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। यहाँ पे अभी जो मौसम चल रहा है, अभी कौन सा महीना है, अभी हमारा मौसम जो महीना चल रहा है वो चल रहा है अगस्त का। अगस्त, अभी गर्मियाँ ही हैं लगभग, कोई वो नहीं है, गर्मियाँ हैं। और इन गर्मियों के बाद में फिर सर्दियाँ शुरू होगी। तो ये जो अ, इसका उल्टा ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि समर और विंटर कब है। जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती है तो ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम क्रिकेट खेलने जाती है, तो कहते हैं कि दिस समर, मतलब ऐसे समझने में फिर आप समझो कि भाई हमारे यहाँ सर्दियाँ हैं, वहाँ गर्मियाँ होगी, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो समर में क्या होता है कि क्लोरीन जो है ये ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, मतलब फ्री रेडिकल है। क्लोरीन के ऊपर ये पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको आई मत समझ लेना, ये CLE है, ClO। तो ये फ्री रेडिकल है, ये NO2 के साथ क्रिया करता है, तो ClO बनाता है, क्लोरीन नाइट्रेट। वहीं ये जो फ्री क्लोरीन का रेडिकल है ये मिथेन के साथ क्रिया करता है, तो ये बनाता है CH3 + HCl। ये जो है, अब ये फ्री नहीं है, फ्री रेडिकल नहीं है, तब तक ये क्या है, रुके हुए हैं, ये पोज कर लिया है इन्होंने। इन्होंने क्या कर दिया, पोज कर दिया, ओजोन डिप्लेशन रुक गया है। तो ये क्लोरीन सिंक का काम कर रहे हैं। क्लोरीन थी, अब क्लोरीन फ्री थी तब तक तो ये पूरी रिएक्शन कर रही थी। अब इसको क्या, कमरे में बंद कर दिया हमने, एक सिंक, जैसे हमारे किचन के अंदर सिंक होता है, पूरा जो वेस्टेज पानी होता है वो सीधा उसके अंदर चला जाता है। तो वैसे ही क्लोरीन सिंक के अंदर पूरी क्लोरीन है वो एकदम से रुक जाती है। तो ये क्लोरीन सिंक का निर्माण करती है। फिर गर्मियों के बाद सर्दियां आती है। सर्दियों के अंदर जो, जैसे अंटार्कटिका के ऊपर हम देखें तो एक पोलर वॉर्टेक्स बनती है, ध्रुवीय भंवर बनती है। ये ध्रुवीय भंवर है, सर्दियों के अंदर ज्यादा प्रभावी होती है, बाद में ये फिर ब्रेक हो जाती है।
तो इसमें पूरी जो विंड है, हवा है, तो ठंडी हवा पूरी सेपरेट हो जाती है, पोलर वॉर्टेक्स बनता है एक, तो ऊपर 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 वॉर्टेक्स बनता है, और ये डिफरेंस मतलब क्रिएट करता है कि ये ठंडी हवा को गर्म हवा से अलग करता है। ये पोलर वॉर्टेक्स है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -80 डिग्री। ये पोलर वॉर्टेक्स है, ये ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों को निर्माण में सहायक है। कौन से? ध्रुवीय समताप मंडलीय, ध्रुवीय यानी कि पोल के ऊपर पोलर, समताप मंडलीय यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक, और क्लाउडी बादल यानी कि क्लाउड। तो ये इसको प्रमोट करता है, किसको? पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को ये करता है, जिसको नेक्रस क्लाउड भी कहते हैं। तो नेक्रस क्लाउड कहाँ होते हैं? समताप मंडल के अंदर होते हैं। ये इसको प्रमोट करता है। इसके जो अंदर जो क्लाउड्स के अंदर आइस क्रिस्टल होते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ये सतह प्रोवाइड करते हैं किसी भी, जैसे अब ये ClONO2 था, कहाँ था? ये रहा ClONO2। अब ये जो आइस क्रिस्टल है उसके अंदर क्या है? पानी है, तो H2O, इसके साथ ये बनाएगा HOCl प्लस HNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? ये ClONO2 के साथ HCl डालेंगे, HCl है तो ये बनाएगा Cl2 प्लस HNO3। तो यहाँ पे जो जिसमें HCl होता है तो वो Cl2 बना देता है। क्या बनाता है? Cl2 बना देता है। तो यहाँ पे भी ठीक है, विंटर में भी मामला ठीक है, विंटर में मामला ठीक है। अभी तक फ्री क्लोरीन नहीं बनी है, जब तक फ्री क्लोरीन नहीं बनी है तब तक मामला ठीक है। पर जैसे ही सर्दियां जाएगी और सर्दियों के बाद जो दक्षिणायन में जाएगा, सूर्य है दक्षिणायन में जाएगा, वो फूटेगी और एक तरह से सूर्य की क्या है? किरणें आएगी, और सूर्य की किरणें आएगी, सनरेज आएगी, और वो कब आएगी? बसंत में। सर्दियों के बाद बसंत आता है, और बसंत में जैसे ही सूर्य आएगा, तो ये टाइम कौन सा होगा? अक्टूबर नवंबर का। हमारे यहाँ मार्च का महीना, मार्च अप्रैल के अंदर क्या होता है? बसंत होता है। और वहां पे इसका उल्टा होगा, जो सितंबर से लेके दिसंबर का टाइम, सितंबर से दिसंबर का टाइम कहते हैं, अक्टूबर नवंबर मान लीजिए आप। इसके अंदर जैसे ही सूर्य वापस लौटता है, सन वापस आता है, तो ये यूवी से बादलों को विखंडित कर देता है, इन सोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल्स को क्या है? ब्रेक कर देता है। और जो HOCl था, अब ये HV यानी कि सूर्य का प्रकाश या यूवी रेज गई है, इससे ये क्लोरीन फ्री हो जाता है, पॉइंट वाला मामला शुरू हो जाता है। और एक बार ये पॉइंट वाला मामला शुरू हो गया तो ये लगातार Cl2 में भी फिर HV होता, 2Cl बना दिया, तो ये ओजोन डिप्लेशन की चैन रिएक्शन शुरू हो जाती है और ओजोन डिप्लेशन हो जाता है। तो ये ओजोन डिप्लेशन हो जाता है। अब ये सब हो रहा है, हमें पता लग गया, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ओजोन होल ढूंढ लिया। अब क्या किया जाए? तो अर्जेंसी में एक वियना कॉन्वेंशन बुलाया गया, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर वियना है। तो यहाँ पे 1985 में हमने एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया कि भाई ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, और ये कोई बाध्यकारी नहीं था, और हम बनाएंगे इसलिए इसको फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन भी कहते हैं। फिर 1987 के अंदर 1987 में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल के अंदर, कनाडा का मॉन्ट्रियल, उसके अंदर हमने मीटिंग की, और ये एक बाइंडिंग कि भाई ओजोन परत, ओजोन लेयर को हमारे नुकसान हुआ तो पूरे संपूर्ण अर्थ पे सारे देशों को नुकसान होगा, कोई एक भी देश बच नहीं पाएगा, इसलिए ये बाध्यकारी था। बाइंडिंग एक तरह से संधि थी, ट्रीटी थी, इंटरनेशनल ट्रीटी थी। तो इसमें 16 सितंबर 1987 को हमने साइन किए। कब? 16 सितंबर 1987। इसीलिए हम ओजोन दिवस के रूप में कब बनाते हैं? 16 सितंबर, 16th ऑफ सितंबर हम क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस, ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। ओजोन डिप्लेशन की प्रति अवेयरनेस को दर्शाने के लिए हम इसको ओजोन डे के रूप में मनाते हैं। ये 1987 में था, 1989 में ये लागू हो गया। और इसको अगर हम पूरे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूरा नाम कहेंगे तो क्या कहेंगे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, ये कहेंगे। अब इसके बाद में भाई पहले हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उसका कर रहे थे, फिर हमने इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक क्या किया गया? किगाली अमेंडमेंट किया गया। किगाली के अंदर हमने एक, किगाली है वो रवांडा की कैपिटल है, किसकी है? रवांडा देश की कैपिटल है, वो है किगाली। तो मॉन्ट्रियल कहाँ? कनाडा, और इससे पहले वियना यानी कि ऑस्ट्रिया, और किगाली है वो है रवांडा की
तो ये जो किगाली के अंदर हमने एक संशोधन किया, अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, जैसे संविधान के अंदर संशोधन करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। तो किसके अंदर, मॉन्ट्रियल वाले के अंदर हमने कुछ संशोधन किया। तो इस संशोधन में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ संशोधन करते हुए जो HFC का प्रोडक्शन है, भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे उधर कर दिया, पर अब कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनका प्रोडक्शन भी बंद करना पड़ेगा। पहले सोच रहे थे कि ये नुकसान नहीं करते, बाद में पता चला कि ये भी नुकसान करते हैं, ये भी ओजोन को डिप्लीट करते हैं, थोड़ा देरी से तो करते हैं पर करते हैं। तो 2050 तक हमें एलिमिनेट करना था। इसमें हमने अलग अलग कैटेगरियां बनाई अलग अलग देशों की। कुछ देश है विकसित देशों को पहले करना है, विकासशील देशों को कम करना है। तो ये जो HFC है ये भी क्या करते हैं, ये भी डिप्लीट करते हैं। तो पहले पता नहीं था, बाद में हमें पता चला। तो जो HFC का प्रोडक्शन है उसको हमें क्या करना था, कम करना था। ये 2016 में था और 2019 से हमें इसको 2019 से इसको लागू किया और इसमें ये करना था। तो इस तरीके से हमारा जो ये पूरा ओजोन डिप्लेशन वाला मामला है, हमने देखा ओजोन लेयर का मेजरमेंट कब होता है, तब उसका हॉल होता है। क्या ये समझ में आया आप सभी को? क्या आप सभी को ये समझ में आया जो मैंने समझाया? थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए।